हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि बेटा एग्ज़ाम में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं किया जाता, जिनकी जो आंसर सीट है उसे कैंसिल कर दिया जाता है और बहुत सारे बच्चों का लॉस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स को भी देखेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से आप अपना आंसर लिखें कि एग्जामिनर के माइंड में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बने और आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे हैक्स मैं आपको बताऊंगी और साथ में गलतियां भी बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं करनी है। स्पेशली देखिए, बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट तो बिल्कुल भी ये रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपको एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आपकी बोर्ड की क्लास हो चाहे आपकी नॉन बोर्ड क्लास हो। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम तो सभी को ही देने हैं और सभी के माइंड में है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, कम आंसर राइटिंग करके भी। तो चलिए अब हम उन्हीं सब ट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बेटा, जो भी स्टूडेंट बोर्ड क्लासेस में है उन्हें इस तरह की एक आंसर सीट है वो दी जाती है। तो आपको ये ओएमआर सीट है जो फिल करनी होती है। सभी क्लासेस की सेम ओएमआर सीट होती है, चाहे आपकी 8th क्लास हो, 10th हो, 12th हो, सभी की सेम होती है। तो कोई इशू नहीं है कि आप कौन सी क्लास में हो। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं वो करते हैं अपनी ओएमआर सीट फिल करने में ही। बहुत से स्टूडेंट है जो अच्छे से जो सर्कल्स है वो फिल नहीं करते, रोल नंबर गलत फिल कर देते, नेम में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये ओएमआर सीट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए कि आप इसे अच्छे से फिल करें। और ये किस तरीके से फिल करनी है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो सभी बच्चे जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक, सबसे ज़्यादा मिस्टेक मैं कहूँगी देखने को मिलती है ओएमआर सीट में। और बेटा, अगर आपकी ओएमआर सीट में मिस्टेक है, अगर गलती है, तो आपका जो पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली इस ओएमआर सीट को फिल कीजिए। ओएमआर सीट के बाद बेटा आपका सेकंड पेज होता है ये, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। इसमें से बेटा मैं आपको बता देती हूँ, कुछ एक इन्फॉर्मेशन ही है जो आपको फिल करनी है। इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे इवेल्युएशन और कुछ आपके सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर्स मेंशन है, ये आपको फिल नहीं करना होता है। बहुत से स्टूडेंट इसे भी फिल कर देते हैं, नहीं करना बेटा। ये जो भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने मार्क्स है, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने। आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। और रही बात लास्ट पार्ट में, तो बेटा कई बार क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनके जो मार्क्स है वो कम आए हैं या फिर वो उन्हें जानबूझ के फेल कर दिया गया, तो वो रीवैल्यूएशंस के फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं। तो रीवैल्यूएशन के बाद जो भी आपका स्कोर आता है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो इन जो बॉक्सेस में टीचर्स है वो फिल करेंगे, आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना। बस आपको यहाँ पे ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है बस यही आपको फिल करनी है। इसके अलावा आपको इस पेज पे कुछ भी फिल नहीं करना है। तो इसके बाद बेटा आपकी सीट कुछ इस तरह की नज़र आती है। तो सबसे पहले तो बेटा, जब भी आप पेपर स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट को अपने जो सीट्स है वो काउंट करनी है। आपको कुछ भी फिल नहीं करना, उससे पहले आपको अपनी सीट्स है वो काउंट करनी है। रीज़न बिंग बेटा, अगर आपकी कोई भी सीट फटी हुई है, कोई भी कुछ कमी है, सीट्स नंबर्स कम है, तो आपको उसी टाइम टीचर्स को बताना है। बिकॉज अगर एक बार आपने अपनी ओएमआर सीट है उसे फिल करना स्टार्ट कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपकी ओएमआर सीट में कोई भी पेज कम है, मिसिंग है, फटा हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो। और इसकी वजह से आपको जो एग्ज़ाम में फेल भी किया जा सकता है, आपकी जो आंसर सीट है उसे रद्द भी किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ओएमआर सीट फिल करने से पहले अपनी जो सीट्स है वो जरूर काउंट कीजिए, ताकि कोई भी आगे इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात पेन के बारे में, कि आपको पेन कौन सा यूज करना है। तो बेटा पेन की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक, ये दो ही पेन यूज करने हैं, आपको कोई भी तीसरा पेन यूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेड पेन यूज करते हैं, ग्रीन पेन यूज करते हैं अपने एग्जाम में। नहीं करना बेटा, बिल्कुल अलाउड नहीं है। यू कैन यूज ओनली दीज टू पेन, ओके। तो कोई भी स्टूडेंट कोई और पेन है वो यूज बिल्कुल भी ना करे। तो प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी आप कोई भी पार्ट या कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो अच्छे से उसे हेडिंग दे। हो सके तो डक पेन का यूज करें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप जैसे देख पाओगे कि यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए जो भी पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हो इस तरीके से पहले ही लिखे कि हम पार्ट ए में है, बी में है, सी में है, जो भी है। बेटा यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी है या इंग्लिश है, सभी की प्रेजेंटेशन सेम ही होती है, सभी में इसी तरीके से पार्ट्स में पेपर जो होता है आपका डिवाइड होता है। तो जो भी
पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले इस तरीके से हेडिंग जरूर डालिए कि पता चले कि हाँ कि आप ये पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट बात वो है कि आप अपनी जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके लिए एक हेडिंग जरूर दें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डालें और फिर हेडिंग दें, और हेडिंग के बाद एक लाइन जरूर एटलीस्ट स्पेस छोड़े। एक लाइन आपको जरूर स्पेस छोड़नी है। आप इसके जस्ट नीचे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, बट ये जो लाइन है ये आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़नी है। बहुत ज़्यादा अच्छी एक प्रेजेंटेशन आपकी इससे बनती है और एग्जामिनर के माइंड में भी आता है कि इस बच्चे ने एक्चुअल में एफर्ट्स किए, एक्चुअल में मेहनत की है। और इसके अलावा भी देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है जो आपको नोटिस करने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप अंडरलाइन जरूर करें। इससे भी कहीं ना कहीं देखिए एग्जामिनर के माइंड में क्या जाता है, स्टार्टिंग में ही ये वर्ड सबसे पहले फोकस पे जाएगा। तो अगर आपने कहीं और गलतियां भी की होगी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाती है वो चीज़। आपका जो मेन फोकस है एग्जामिनर का वो इसी पॉइंट पे रहेगा। ये एक और एग्जाम्पल है आपके सामने कि किस तरीके से जो मेन हेडिंग है उन्हें अंडरलाइन किया गया है। दूसरी एक और बात बेटा, जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते आते हैं, जैसे यहाँ पे विशेष बता रखा है, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको क्रक्स में बता रखा है, तो आप इस तरीके से एक अलग से हेडिंग देकर भी जरूर डिनोट करें। हर एक चीज़ को इस तरीके से अगर आप डिनोट करोगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी। दूसरा, ट्राई कीजिएगा कि जो लाइन है उसमें जो स्पेस है वर्ड्स का वो बिल्कुल सेम हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि हर बार जो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि लिमिटेड नंबर्स ऑफ वर्ड्स ही आपको एक लाइन में लिखने हैं। ऐसा भी ना हो कि आप लाइन में ओनली 4 या 5 वर्ड्स ही लिख रहे हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि आप 10 to 15 वर्ड्स एक लाइन में लिख रहे हो। आपको एक लिमिटेड वर्ड है वो ही लिखने चाहिए। हैंड राइटिंग बेटा अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं है, हैंड राइटिंग हर बच्चे की अच्छी नहीं होती है, बट आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा फ्लो चार्ट की, कि आपके लिए जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे चार्ट या फिर डायग्राम में बना सकता है या बना सकती हूँ, वहाँ पे जरूर बनाएं। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे चार्ट बन सकता है आप चार्ट जरूर बनाइए। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाइए जिससे एक प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में अलग से पता चल रहा है कि हाँ इन सब चीज़ों पर बात की गई है। पर ये बात माइंड में रखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाओ। लिमिटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको जहाँ पे फ्लो चार्ट बन सकता है। और ऑलवेज ट्राई कीजिए कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं, सबसे लास्ट में जो बड़े क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो उनमें आप फ्लो चार्ट बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल मस्ट बना के चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक प्रेजेंटेशन पे इसका इफेक्ट भी पड़ता है और आपके क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बड़े हाई चांस हो जाते हैं कि आपको फुल मार्क्स उस क्वेश्चन में देखने को मिले। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस की। तो बेटा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर डालते हैं और उसके सामने लिख देते हैं ABCDE। इस तरीके से नहीं लिखना बेटा। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले देखो ऊपर आपको लिखना है, जैसे पार्ट लिखना है कि कौन से पार्ट के क्वेश्चन आप कर रहे हो। उसके बाद बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आप हेडिंग दीजिए इस तरीके से, ओके। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका उसे लिखिए यहाँ पे। उसके बाद जो ऑप्शन में जो आंसर है आप वो लिखिए। आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना कि ऑप्शन नंबर A, B, C, नहीं A, इस तरीके से नहीं लिखना बेटा। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये बेटर है कि आप अच्छे से आंसर लिखें इस तरीके से। इसके 2 रीज़न है बेटा, एक तो आपका जो आंसर है वो अच्छा लगता है देखने में, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। दूसरा कहीं ना कहीं देखिए माइंड में एग्जामिनर की ये बात जाती है कि बच्चे ने अच्छी खासी मेहनत की है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही एक तरीके से लास्ट इंप्रेशन बन जाता है और एग्जामिनर को लगता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क्स जो है अलॉट करता चलेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है। और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ट्राई कीजिए इन्हें स्टार्टिंग में ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और एक अच्छा खासा जो स्कोर है आप इसमें गेन कर सकते हो, क्योंकि 10 to 15 मार्क्स से तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आपको सिर्फ इसी तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही ये आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो आपको इजीली 1 मार्क्स पर वर्ड के साथ आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले इन्हें अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा आपके लिए, सभी के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। आपको टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर एग्ज़ाम। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको इतने बड़े बड़े आंसर भी नहीं लिखने कि आपका टाइम ही चला जाए, आप लास्ट टाइम तक लिखते रह जाए और आपको पता ही ना चले, ठीक है। और आपको इतना कम भी नहीं लिखना है कि आप आधे घंटे में एग्जाम का जो करके बैठ जाओ, ऐसे नहीं लिखना। सभी स्टूडेंट बेटा एक टाइम जोन बना के चलिए, पहले ही घर से माइंड में लेके चलिए, क्योंकि सभी एग्जाम के पैटर्न आपको पता होते हैं कि इतने क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, इतने 4 मार्क्स के, इतने 2 मार्क्स के।
तो आप लोगों के माइंड में पहले से ये बात होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। पहले आधे घंटे में मैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करूँगा, आफ्टर दैट मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा और लास्ट के 1 घंटे में मैं जो बड़े क्वेश्चन है लास्ट के वो अटेम्प्ट करूँगा। पहले से आपके माइंड में होने चाहिए और इसके लिए बेटा आपके लिए बेटर रहेगा कि आप प्रैक्टिस घर से ही करके जाओ। मार्केट में आपको इस तरीके की सीट्स है वो मिल जाएगी, वहाँ पे आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, घर में कोई भी एक रफ नोटबुक उठाइए, उसमें लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप को एक तरीके से टेस्ट कीजिए घर पे कि आपको 3 आवर्स है और आपके पास एक कोई भी सैंपल पेपर लीजिए और उसे अटेम्प्ट करके देखिए कि आप उतने टाइम में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, स्पेशली लैंग्वेज के पेपर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में सबसे ज़्यादा इशू होते हैं बच्चों को कि लैंग्वेज के पेपर में बहुत बड़ा बड़ा लिखने लग जाते हैं और टाइम है वो ओवर हो जाता है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा बेटा, जैसे मैंने बताया, आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, बीच में कोई भी ब्लैंक पेज मत छोड़िए। किसी भी सीट्स पे आपको ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, आपको कंप्लीटली सीट है वो फिल करनी है। कोई भी ब्लैंक पेज मत छोड़िए, कटिंग मत कीजिए, कटिंग आप अवॉइड कीजिए, जितने हो उसके साफ और सुंदर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करते हो आपके एग्जाम में, तो बेटा आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आप बहुत अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हो। बट शर्त है कि आप इन सभी कंडीशन को फुलफिल करो। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को जो मैंने आपके साथ ट्रिक्स शेयर की है, जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है, आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये है कि पता नहीं मैं तो इस साल एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका पेपर चेक कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका फाइनली जो आपके जो स्कोर आपको दिए जाते हैं, जो आपका पेपर जो चेक हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, किस चीज़ के आपको नंबर मिले हैं, किसके नहीं मिलते हैं, सब पे हम बात करेंगे। इसके लिए बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों जगह जुड़ जाइए। हर एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोगों के साथ वहाँ शेयर की जा रही है। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।